कभी बर्तन धोते हुए या हाथ धोते हुए सोचा है कि सिंक में बहकर जाने वाला पानी कहाँ जाता है? वो बस ऐसे ही गायब तो नहीं हो जाता, वो एक सफर पर निकलता है। और ये एक बहुत ही जटिल और हैरत अंगेज सफर है। आज हम इसी सफर की पड़ताल करेंगे। हमारे जो स्रोत हैं वो एक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक और कुछ बहुत ही विस्तृत वीडियो गाइड्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस छिपे हुए सिस्टम को समझना। मतलब हमारे घरों से निकले गंदे पानी की कहानी, उसे साफ करने के पीछे का विज्ञान क्या है और इसमें हमारी क्या भूमिका है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये गंदा पानी या जिसे हम अपशिष्ट जल कहते हैं, ये है क्या? मतलब जाहिर है जो पानी गंदा है, पर जब हम वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, आसान भाषा में तो ये वही पानी है जिसे हमने इस्तेमाल कर लिया है हमारे घरों में, टॉयलेट में, लॉन्ड्री में। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में इसके स्रोत कहीं ज्यादा व्यापक हैं। जैसे उद्योगों से जहरीले रसायन वाला पानी आता है, अस्पतालों से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, और कभी-कभी तो रेडियोधर्मी पदार्थ भी पानी में मिल जाते हैं। और बारिश का पानी भी तो है, जो सड़कों पर बहते हुए अपने साथ सिर्फ मिट्टी नहीं लाता, बल्कि गाड़ियों से निकला तेल, भारी धातु और न जाने क्या क्या कचरा घोल कर ले आता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इस पानी में होता क्या-क्या है। इसमें मुख्य रूप से 4 तरह की अशुद्धियां होती हैं। पहली हैं कार्बनिक अशुद्धियां। कार्बनिक मतलब जैसे कि? हाँ, जैसे मानव मल, पशुओं का अपशिष्ट, तेल, फल और सब्जियों का कचरा। दूसरी हैं अकार्बनिक अशुद्धियां, जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, ये नाम तो मैंने अक्सर उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स पर देखे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पानी में जाकर भी खाद जैसा ही कुछ करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही असल में समस्या है। जब ये पोषक तत्व खेतों से बहकर नदियों और झीलों में पहुंचते हैं तो वे शैवाल यानी एल्गी के लिए सुपरफूड का काम करते हैं। इससे एल्गल ब्लूम होता है, मतलब पानी की सतह पर काई की एक मोटी हरी परत जम जाती है। अच्छा। ये परत सूरज की रोशनी को नीचे नहीं जाने देती, जिससे पानी के अंदर के पौधे मर जाते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये पूरे जलीय जीवन को खत्म कर सकता है। बाप रे, मतलब अच्छी चीज भी गलत जगह पर कितनी खतरनाक हो सकती है। और तीसरी और चौथी तरह की अशुद्धियां? तीसरी है पोषक तत्व, जिनकी हमने अभी बात की। और चौथी, शायद सबसे खतरनाक चीज, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव। यही वो चीज है जो हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेचिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। सारा गंदा पानी पाइपलाइनों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए एक सफाई की फैक्ट्री में पहुंचता है, जिसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या WWTP कहते हैं। तो इस फैक्ट्री के अंदर होता क्या है? ये एक मल्टी स्टेप प्रक्रिया है। जैसे ही पानी प्लांट में दाखिल होता है, उसका प्राथमिक उपचार यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसका मकसद है भौतिक तरीकों से बड़ी बड़ी अशुद्धियों को हटाना। भौतिक तरीके मतलब कोई केमिकल नहीं, सिर्फ छानना और अलग करना, जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग के समय हमारा बड़ा लगेज अलग कर दिया जाता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया उपमा है। बिल्कुल वैसा ही। सबसे पहले पानी को बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। ये बड़ी बड़ी सलाखों वाली जाली होती है जो एक विशाल कंघी की तरह काम करती है। ये प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे, नैपकिन, पत्थर और लकड़ियों जैसे बड़े कचरे को रोक लेती है ताकि वो आगे जाके मशीनों में ना फंसे। ठीक है, बड़ा सामान तो अलग हो गया। अब रेत और मिट्टी का क्या? उसके लिए पानी को एक बड़े टैंक में ले जाया जाता है जहां उसकी रफ्तार को जानबूझकर बहुत धीमा कर दिया जाता है। इससे रेत, कंकड़ और मिट्टी जैसी भारी चीजें गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप नीचे बैठ जाती हैं। इसके बाद पानी अपने सफर के अगले पड़ाव पर जाता है, एक बहुत बड़े गोल टैंक में, जिसे प्राइमरी क्लैरिफायर कहते हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पानी को कई घंटों तक शांत छोड़ दिया जाता है। इस दौरान जो भी ठोस कार्बनिक अपशिष्ट होता है, जैसे मल, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। ये जो नीचे गाढ़ा कीचड़ जैसा जम जाता है ना, उसे टेक्निकली स्लज या आपंक कहते हैं। और तेल और ग्रीस जैसी हल्की चीजें तो ऊपर तैरती होंगी। सही सोचा आपने। तेल और ग्रीस ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिन्हें एक स्किमर नाम की मशीन से हटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सूप के ऊपर से मलाई हटाते हैं। एक मिनट, ये जो सारा कीचड़ जैसा स्लज इकट्ठा हुआ, उसका क्या होता है? उसे कहीं फेंक देते हैं? यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। इस स्लज को एक अलग
बंद टैंक में भेजा जाता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, इस स्लज को खाते हैं और उसे अपघटित करते हैं। और इस प्रक्रिया से कुछ बनता भी है? हाँ, इस प्रक्रिया में बायोगैस बनती है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर के एक औसत ट्रीटमेंट प्लांट से इतनी बायोगैस बन सकती है कि वो हजारों घरों को एक दिन की बिजली दे सके। अरे वाह! हम असल में अपने कचरे में ऊर्जा बहा रहे हैं, और जो स्लज बचता है उसे सुखाकर एक बेहतरीन खाद बना लिया जाता है। वाह! मतलब कचरे से ऊर्जा और खाद, ये तो कमाल का सिस्टम है। तो अब जो पानी बचा वो शीशे की तरह साफ दिखता होगा। अब दिखने में तो लगभग वैसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। सफाई का सबसे मुश्किल काम अब शुरू होता है, क्योंकि असली दुश्मन वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि वो है जो पानी में घुला हुआ है और जिसे हम देख नहीं सकते। यहीं से द्वितीयक उपचार यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की भूमिका शुरू होती है। तो अब पानी अगले पड़ाव पर है, जहां उसका असली डिटॉक्स होता है। लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। हम पानी से हानिकारक बैक्टीरिया हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इलाज के लिए हम उसमें और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आग से आग बुझाने जैसा नहीं हुआ? पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ हम अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच का फर्क समझ रहे हैं। जो बैक्टीरिया हैजा या टाइफाइड फैलाते हैं वे हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया हम इस्तेमाल करते हैं वे हमारे दोस्त हैं। उनका पसंदीदा भोजन वही कार्बनिक कचरा है जिसे हम पानी से हटाना चाहते हैं, जैसे घुला हुआ मानव अपशिष्ट, भोजन के कण और साबुन। तो हम इन दोस्त बैक्टीरिया को काम पर कैसे लगाते हैं? हम उन्हें उनका पसंदीदा माहौल देते हैं। इस चरण में प्राइमरी क्लैरिफायर से आए पानी में एक बड़े टैंक में जोर जोर से हवा पंप की जाती है। इसे वातन या एरेशन कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ने और काम करने के लिए ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए, तो हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं और वे करोड़ों की संख्या में बढ़कर पानी में घुली सारी गंदगी को खाकर खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये पानी की सफाई करने वाली एक माइक्रोस्कोपिक सेना की तरह हैं। स्कोपिक युद्ध चल रहा है और हमें पता भी नहीं। अगली बार जब मैं सिंक में पानी बहाऊंगी तो इस सेना को सलाम करूंगी। अच्छा, तो जब ये बैक्टीरिया अपना काम कर लेते हैं तब उनका क्या होता है? काम खत्म होने के बाद पानी को एक और सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। वहां ये बैक्टीरिया भी जो अब भारी हो चुके हैं नीचे बैठ जाते हैं, और इसी जमे हुए बैक्टीरिया के ढेर को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक मिनट, पहले आपने स्लज कहा था, अब ये एक्टिवेटेड स्लज है। इसमें क्या फर्क है? इसे एक्टिवेट कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्टिवेटेड इसलिए क्योंकि ये साधारण कीचड़ नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया से भरा हुआ है जिन्हें हमने हवा देकर सक्रिय यानी एक्टिवेट किया है। ये एक तरह का गाढ़ा बैक्टीरिया से भरपूर सूप है। इसका ज्यादातर हिस्सा सुखाकर खाद बना लिया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा वापस एरेशन टैंक में भी डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? एक स्टार्टर की तरह, जैसे दही जमाने के लिए हम थोड़े से पुराने दही का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ। वैसे ही इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा हिस्सा नए आ रहे गंदे पानी में मिला देने से बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से होती है और सफाई की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो अब पानी लगभग पूरी तरह से साफ हो गया है। क्या अब इसे सीधे नदी में छोड़ सकते हैं? लगभग। अब तक 90% से ज्यादा अशुद्धियां निकल चुकी हैं, लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम बाकी है। वो क्या है? तृतीयक उपचार या कीटाणुशोधन, डिसइंफेक्शन। इस आखिरी सुरक्षा जांच में पानी में क्लोरीन या ओजोन जैसी गैस मिलाई जाती है, या फिर उसे शक्तिशाली पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से गुजारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के वाटर प्यूरिफायर में यूवी लैंप होता है। वही तकनीक है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। ये प्रक्रिया किसी भी बचे खुचे हानिकारक कीटाणु या वायरस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब ये पानी इतना साफ है कि इसे नदी, झील या समुद्र में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है या खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा, जटिल और महंगा सिस्टम है जो हमारे लिए पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम आम लोग इसे बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से, और ये बहुत जरूरी भी है। हमारी छोटी छोटी आदतें इस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। स्रोतों में कुछ बहुत ही व्यवहारिक, बेहतर हाउसकीपिंग प्रथाओं का जिक्र है जो हम सबको अपनानी चाहिए। जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, खाना पकाने का तेल, घी और चर्बी कभी भी सिंक में ना डालें। वे पाइप में जाकर ठंडे होकर जम जाते हैं और सीमेंट की तरह सख्त ब्लॉकेज बना देते हैं।
इन्हें हमेशा किसी डिब्बे में इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। मैंने सुना है कि लंदन जैसे शहरों में ये पाइप में जम कर फैटबर्ग बना देते हैं, मतलब बसों के साइज के चर्बी के पहाड़ जो पूरे सीवर सिस्टम को जैम कर देते हैं। ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ एक ब्लॉकेज नहीं है, ये एक बड़ी आपदा है जिसे साफ करने में हफ्तों और लाखों रुपए लग जाते हैं। और ये सब बस इसीलिए होता है क्योंकि लोगों ने सिंक में बचा हुआ तेल डाल दिया था। ये तो बहुत डरावना है। और बाकी ठोस चीजों का क्या, जैसे चाय की पत्ती या बचा हुआ खाना? चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, कॉफी ग्राउंड्स, सैनिटरी टॉवल, टिश्यू पेपर जैसी ठोस चीजें, ये भी नालियों में नहीं बहानी चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे घर के पाइप्स को चोक करती हैं, बल्कि जब ये ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचती हैं तो ये वहां ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती हैं। इससे हमारे दोस्त बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं कर पाते और पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। और केमिकल्स का क्या, जैसे घर में बचा हुआ पेंट या पुरानी दवाइयाँ कई लोगों ने टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पेंट, सॉल्वेंट्स, दवाइयाँ, मोटर ऑयल या कीटनाशक जैसे रसायन सिंक या टॉयलेट में बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। ये जहरीले रसायन ट्रीटमेंट प्लांट में पानी साफ करने वाले हमारे मददगार बैक्टीरिया की पूरी सेना को ही मार देते हैं। मतलब हम अनजाने में अपनी ही सफाई व्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। सही कहा। ये तो हुई उन जगहों की बात जहां ये बड़ा सीवेज सिस्टम है। लेकिन गांव, फार्म हाउस या उन इलाकों का क्या जो इस नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं? उनके लिए भी बहुत अच्छे वैकल्पिक और असरदार उपाय मौजूद हैं। सबसे आम है सेप्टिक टैंक। ये एक तरह का अंडरग्राउंड ऑन साइट ट्रीटमेंट सिस्टम है। ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहां घर दूर दूर बने होते हैं और एक सेंट्रल पाइपलाइन बिछाना मुमकिन नहीं होता। और स्रोतों में एक और बड़ी अनोखी तकनीक का जिक्र था, केंचुओं वाला टॉयलेट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट ये एक शानदार और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। भारत में भी इसका डिजाइन विकसित किया गया है। इसमें मानव मल को सीधे केंचुओं की मदद से एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल दिया जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अच्छा जी, ये एक बहुत ही स्वच्छ, कम पानी इस्तेमाल करने वाली और असरदार तकनीक है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां पानी की कमी है। तो हमने गंदे पानी का पूरा सफर देखा, एक साधारण सिंक की नाली से निकलकर पाइपों के जाल से गुजरते हुए एक जटिल ट्रीटमेंट प्लांट तक, जहां जाली, गुरुत्वाकर्षण, बैक्टीरिया की सेना और यूवी किरणें मिलकर उसे फिर से जीवन देते हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि पानी एक चक्र है और हम उस चक्र को स्वच्छ या प्रदूषित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, ये जो साफ किया हुआ पानी है, इसे अक्सर वापस नदियों में ही छोड़ा जाता है। और ये सोचना लाजमी है कि शायद कुछ किलोमीटर आगे चलकर कोई दूसरा शहर उसी नदी के पानी को अपने पीने के पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। ये पूरी सफाई प्रक्रिया को समझने के बाद क्या हमारे नलों से आने वाले पानी के बारे में हमारी धारणा बदलती है? ये सोचने वाली बात है।